रामपुर गांव में राजू और विरजू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। राजू बहुत ही मेहनती था, लेकिन विरजू आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह राजू, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, इस बार तुम्हारी कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 4 एकड़ जमीन पर 120 बोरी फसल हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूं। मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद विरजू वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे विरजू बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत की फसल की बोरियां आज सुबह मैंने जल्दी भर दी थीं, तो उन्हीं को लेने जा रहा हूं। विरजू बेटा, तुम्हारे पास भी 4 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 4 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 15 बोरियां हुई है, तो 4 एकड़ की 60 बोरियां हुई हैं। क्यों विरजू बेटा, तुम्हारे खेत में 60 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो राजू है उसके पास भी 4 एकड़ जमीन है। उसके खेत पर 120 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं वहां की जमीन तो एक जैसी ही है। क्या कहा काका? मेरे दोस्त राजू के खेत में इस बार 120 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूं। फिर शाम को विरजू अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। फिर विरजू फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 60 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त राजू की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 60 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता तभी खेत जाते हो, और अगर यह सब रहा तो कैसे चलेगा? अरे तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब करता हूं। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूं? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और राजू की पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर राजू की जमीन 4 एकड़ है तो आप भी पूरी 4 एकड़ जमीन को खरीद लो और राजू से कहो कि अब हम दोनों पूरी 8 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे। जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात एकदम सही कह रही हो। मैं कल ही राजू के पास जाकर इस बारे में बात करता हूं, और मुझे जहां तक पता है राजू मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर विरजू अपने दोस्त राजू के यहाँ जाता है। और राजू, कैसे हो तुम? विरजू भाई, मैं अच्छा हूं। आप बताइए, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? राजू, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जमीन को बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 4 एकड़। हाँ हाँ विरजू भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खरीद लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन राजू, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे हम दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ विरजू भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम सेठ करोड़ीमल के यहां चलकर जमीन को खरीदने व बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत की पास की जमीन सेठ करोड़ीमल की है। फिर वह दोनों सेठ करोड़ीमल के पास चले जाते हैं। सेठ जी, राजू के पास वाली जमीन जो आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। हाँ तो खरीद लो, मैंने कब मना किया है? जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है, मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूं और राजू के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूं। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले तुम्हारी जमीन और 4,000 रुपये चाहिए। लेकिन सेठ जी, लेकिन मेरी जमीन भी तो 4 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 4 एकड़ की है, फिर आप मुझसे 4,000 रुपये और क्यों मांग रहे हो? देखो विरजू, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 4,000 रुपये दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, आप 4,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर विरजू सेठ करोड़ीमल से उसकी जमीन खरीद लेता है। सुनो भाई विरजू, तुम्हें कल से खेत में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना।
खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा। अरे सुनो भाई राजू, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है, तो मुझे 12 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ विरजू भाई, यह बात तो सही है। वो तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद विरजू अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है और इस बात से राजू बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बात हो गई? अरे कुछ नहीं राजू, अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेतों में बहुत काम पड़ा है। अरे ऐसे परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा लूंगी। फिर अगले दिन से राजू अपनी पत्नी सुमन के साथ मिलकर खेतों में काम शुरू कर देता है। राजू विरजू के यहाँ जाता है। सुनो भाई विरजू, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है। तो मैं सोच रहा हूं हम दोनों मिलकर बारिश के पानी जाने के लिए रास्ता बनाई। अगर हम पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो हमारे खेत में पानी जमा नहीं होगा। लेकिन राजू भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ विरजू भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहां जाना है, क्योंकि 1-2 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है विरजू, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। फिर विरजू अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यह तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेतीबाड़ी करेंगे। यह तरकीब बिल्कुल मेरी सही रही, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो राजू भाई? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चित होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। यही तो मैं सोच रहा हूं। तुम्हारे ऊपर सारा कामकाज छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। फिर विरजू अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और दूसरी तरफ राजू बारिश में भीगता हुआ अपने खेत के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर राजू अपने घर चला आता है। सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त विरजू घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपके खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो। वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देख लेना, कुछ दिन बाद आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। विरजू भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे अपनी पत्नी के साथ शाली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो आज हम फसल को काटकर भोरी में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरी में भर लेते हैं। ठीक है विरजू भाई, अब हमने सारी फसल की बोरियां तो भर ली, और अब शाम भी हो रही है, तो मैं शाली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूं। तुम अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो हम इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। भाई तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियां को घर ले जाऊंगा। फिर विरजू सारी फसल को भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, राजू अपनी शाली की शादी में गया है, तो जब वो लौट कर आएगा तब हम यह सारी फसल मंडी में बेच आएंगे। चलो, ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है, और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए,
आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में हम इन सारी बोरियों को घर के पीछे वाली कमरे में रख दें तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, यह बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन हम राजू को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थीं और पता नहीं कौन ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरियां अपने घर के बाहर रखी है। फिर रात होने पर हम दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन राजू विरजू के यहाँ आता है। अरे विरजू भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज हम उन्हें मंडी में बेच आते हैं। हाँ राजू भाई, चलो। फिर वह घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यही रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे विरजू भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बोरियां कल शाम को यही लाके रखी थीं और सोचा यही से सारी बोरियां उठा के हम मंडी में बेचने चलेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सभी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? विरजू भाई, तुमने यह क्या किया? पूरी 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राजू भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारा अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है। चोर हम दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। हम दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूं। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? फिर वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। भले खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? घर बैठे रहने से कौन सा मुझे पैसा मिल जाएगा? फिर राजू सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका मिलता है। अरे सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका है। यह तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहां सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहां जमीन पर खुदाई करता। इनमें से एक सोने को सिक्का भी अगर मैंने बेच दिया तो मुझे मेरी फसल के बराबर पैसे मिल जाएंगे। फिर राजू अंदर जाके सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को हम इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे और कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर विरजू और उसकी पत्नी उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी सारी बोरियां खराब हो चुकी हैं। अरे ये क्या हो गया? हमने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को हवा नहीं लगेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो हमें अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वो भी नहीं मिलेगा, चला गया। अब अपने हाथ से सब कुछ बर्बाद हो गए हम। और इसी तरह विरजू को उसकी लालच का फल मिल जाता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।